गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की। और आज की कहानी की शुरुआत एक महिला अपनी एक नाबालिग बेटी को लेकर के सीधा चौकी पहुंचती है। और चौकी इंचार्ज के पास जाने के बाद रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि सर, हमारी एक शिकायत है, मेरा एक पत्र है। आप इसे ले लीजिए और इसमें आगे की जो भी कार्रवाई हो वो कर दीजिए। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने उस शिकायती पत्र को लिया और शिकायती पत्र को लेने के बाद वो थोड़ा सा चौंक जाता है। दरअसल उसमें दो व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे और एक व्यक्ति जो उसमें होता है वो व्यक्ति होता है जिसकी जगह में वो चौकी चल रही थी। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उस महिला से कि एक काम करो, शिकायती पत्र जो दिया है ठीक वैसा ही रहने दो, लेकिन इसमें से एक नाम हटा दो। वो महिला कहती है कि साहब, वही तो मुख्य आरोपी है और उसके खिलाफ तो ही कार्रवाई कराने के लिए मैं आई हूँ, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। अब चौकी इंचार्ज थोड़ा और परेशान हो जाता है और वो अपने उच्च अधिकारी यानी कि थाना अध्यक्ष से बातचीत करता है, वार्तालाप करता है और जा करके कहता है कि सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि महिला जो आई है शिकायती पत्र लेकर के, और जो वो कह रही है कि इस मामले में कार्रवाई कर दीजिए, और उसमें जो दो नाम लिखे हुए हैं उनमें से एक नाम ऐसा है जिसकी घर में ही, या कह सकते हैं जिसके कमरे में ही चौकी चल रही है। तो जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो कहता है कि कोशिश करो कि मामला टालने की, और अगर टल जाए तो ठीक है, और अगर नहीं टल लेती है बात तो मामला टालने की, मतलब देर सवेर करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस मामले की टालने की कोशिश की जा रही है, उस मामले की गूंज स्कूल हो, कॉलेज हो, चौराहे हो, बस हो, या रेलवे स्टेशन हो, या बस स्टेशन हो, हर जगह जहां देखो वहां चर्चा होना एक दिन शुरू हो जाएगी। इतनी चर्चाएं होती है ना, चौकी इंचार्ज अपनी सीट पर रह पाते हैं और ना ही थाना अध्यक्ष अपनी सीट पर रह पाते हैं। वो मामला अभी टाल मटोल कर रहे थे कि आखिरकार जो वो महिला कौन है और वो चौकी इंचार्ज की क्या पूरी कहानी थी। आइए समझते हैं इस घटना को, कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या। और अयोध्या का ये एक थाना लगता है पूरा कलंदर, और पूरा कलंदर क्षेत्र का ही एक गांव लगता है भदरसा। और इसी इलाके का एक गांव लगता है भदरसा, जो कस्बा है उसके इलाके का जो गांव लगता है, वहां पर एक विधवा महिला रहती है। विधवा महिला की चार बेटियां हैं और एक बेटा है। और सबसे छोटा जो है बेटा, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास है, और जो चार बेटियां हैं उन्हीं में कमाने खाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, मजदूरी। मजदूरी करते हैं तो घर परिवार का भरण पोषण होता है, घर का चूल्हा जलता है। दरअसल जुलाई 2024 के अंतिम वीक में, अंतिम सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई 2024 के अंतिम वीक में जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास होती है, उसको अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। माँ तक जब बात पहुंचती है तो माँ पूछती है कि क्या हुआ, आखिर परेशानी क्या है, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तो दरअसल लड़की छटपटा रही थी, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पर माँ जो था उसको रहा नहीं जाता, अपनी बेटी को लेकर के नजदीकी अस्पताल पहुंचती है। वहां जाने के बाद जब बेटी को दिखाया जाता है तो डॉक्टर उस लड़की को देख करके बहुत परेशान हो जाता है। माँ को देखते ही बेटी को देखते हैं डॉक्टर साहब, और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस बेटी की जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उस समस्या को इसकी माँ तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ जी, मैं ये कहते हुए बहुत परेशान हूँ। दरअसल आपकी बेटी जो अभी 12 साल की है, वो तकरीबन 2 महीने की प्रेग्नेंट है, और यह कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। माँ ने जब ये बात सुनी, 12 साल की वो लड़की जो 2 महीने की प्रेग्नेंट आखिर कैसे हो सकती है, माँ को पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। माँ सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसके पति की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वह अकेली ही है घर में खाने और कमाने वाली, मजदूरी करके किस तरीके से परिवार चलाती है। जो सबसे छोटी वाली बेटी है 12 साल की, उस बेटी के बारे में सुनकर माँ सोचने पे मजबूर हो जाती है, रोने लगती है। रोते रोते अपनी बेटी के सामने जाती है, हाथ जोड़कर पूछती है कि बेटा, तुम्हारे साथ ये जो भी हुआ है, ये किसने किया है, क्या हुआ है? कोशिश की, ये जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानी जो तुम झेल रही है, वो लड़की 12 साल की अपने सीने से उनको लगाया हुआ है और प्यार से पुचकारते हुए आखिर पूछ रहा है कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ, किसी ने कुछ करा है, क्या गलत करा है? जब वो सीने से लगाकर ये चीज जानने की कोशिश की तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। वो बताती है कि माँ, करीबन 2.5 महीने पुरानी बात है, वो मजदूरी करके खेत से वापस लौट कर आ रही थी अपने घर। रास्ते में एक बेकरी पड़ता है, वहां पर एक राजू नाम का लड़का है।
राजू नाम का लड़का उसके पास आता है, बिस्किट का बहाना देकर उसके पास जाता है, कहता है कि चलो, तो हमें तुम्हें जो हमारे मालिक है उन्होंने बुलाया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। वो सीधी सादी बच्ची आखिरकार उस राजू के बहकावे में आ जाती है, सीधा उस बेकरी में पहुंचती है। वहां उसे बिस्किट और साथ ही कुछ ऐसा दिया जाता है जिसे खाने के बाद वो लड़की बेहोशी के आलम में पहुंच जाती है। इसके बाद फिर जो उस बेकरी का मालिक होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम एक समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ होता है, साथ ही वो बेकरी का मालिक भी होता है और उस लड़की के साथ जो बलात्कार करता है, और जब वो बलात्कार कर रहा था तब राजू जो उसका नौकर है वो उसके पास खड़े होकर उसकी पूरी वीडियोग्राफी कर रहा है। और जब मालिक ये सब गंदा काम कर लेता है तो उसके बाद फिर नौकर की हिम्मत बढ़ जाती है और नौकर भी उसके साथ फिर वही घिनौना काम करता है। और जब ये सारी घिनौना काम जब हो जाता है, वीडियो उनके पास होता है, तब उस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उससे कहा जाता है कि अगर यह बात कहीं लीक हुई तो किसी के पास जाती है तो देख लेना, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। और यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। लड़की को जैसे तैसे समझाया गया, क्योंकि 12 साल उसकी उम्र होती है, उसको कुछ अच्छे और बुरे के बारे में इतनी समझ नहीं होती है, जाहिर सी बात है। जैसे डराया गया, जैसे धमकाया गया, उस लड़की ने फिर अपनी जुबान बंद रखी। लेकिन यहाँ जुबान बंद रखना यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उस वीडियो के सहारे उस लड़की को आगे बार बार बुलाया गया और बार बार उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य होता रहा। और वो बेचारी इसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका भाई बहुत छोटा है, पिता उसका है नहीं, माँ उसकी मजदूर है, करे तो क्या करे। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है, फिर उसको एक दिन तकलीफ होती है, और तकलीफ जब होती है तो माँ को पता चलता है और डॉक्टर के माध्यम से यह पता चलता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब नाम लिया जाता है कि आखिरकार उसके साथ ये गंदा और घिनौना काम किसने किया है, तब माँ एक प्रार्थना पत्र लेकर सीधे चौकी जाती है। और जब चौकी में पहुंचती है तो जो चौकी यानी कि भदरसा का जो चौकी होता है, भदरसा चौकी के जो इंचार्ज होते हैं, जब उसके पास बात पहुंचती है, वो जाकर कहती है कि अखिलेश गुप्ता बताए जाते हैं उस चौकी इंचार्ज। उसका नाम इसाब मेरी बेटी के साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य राजू और उसका जो मालिक होता है मोहिद खान ने किया है, जो कि एक बेकरी चलाता है और समाजवादी पार्टी का इसी कस्बे का नगर अध्यक्ष है। यानी कि भदरसा का नगर अध्यक्ष जैसे ही चौकी इंचार्ज ने यह बात सुनी, चौकी इंचार्ज भी परेशान हो जाता है। दरअसल जो भदरसा के चौकी इंचार्ज जो भी चौकी में चल रही थी, वो इसी मुख्य आरोपी के घर पर चल रही थी, उसी के कमरे में चल रही थी। अब ऐसी स्थिति में उसने उस महिला की को सलाह और मशवरा दिया कि एक काम करो, तुम इसके जो मालिक है इसका नाम हटा दो, नौकर का नाम रख दो, तो इसमें कार्रवाई आगे करने की कोशिश करता हूं। जब इस तरह की बात थी, महिला ने कहा साफ साफ कि मुझे तो इसमें दोनों ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि मेरी बेटी ने बोला है दोनों का नाम। बेटी ने जैसे बोला कि माँ वैसे ही करने की कोशिश की। चौकी इंचार्ज ने कुछ न कुछ बहाना करके कोशिश की कि वक्त आगे बढ़ जाए। महिला फिर दोबारा से आने लगती है। उसके बाद मामला थाना अध्यक्ष तक पहुंच जाता है। तो जो थाना अध्यक्ष है वो बताया जाता है कि तरह तरह के बहाने बनाने लगता है और एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तब यह महिला थोड़ा परेशान होकर इसी कस्बे की एक जगह की एक महिला होती है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी रही है और अभी भी है। बात जब वहां तक पहुंचती है तो वो महिला इस महिला के साथ सीधा थाने और चौकी का रुख करती है और जाकर थाना इंचार्ज से कहती है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हो। इसी बात पर कहासुनी हो जाती है, और जब कहासुनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद न केवल कहासुनी होती है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल, निषाद पार्टी, कई ऐसे समूह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हंगामा शुरू होता है, हंगामा करना शुरू करते हैं, तो यह बात अखबारों में प्रकाशित हो जाती है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी चलने लगती है। अब इसको टीवी चैनल वाले भी इस मामले को थोड़ा सा मुखरता से लेते हैं और इसी बीच जो बीकापुर के विधानसभा के जो विधायक होते हैं अमित सिंह, और वो परिवार से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वह समय मांगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय देते हैं और 2 अगस्त 2024 को आखिरकार समय मिल जाता है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि यह परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया है, तो जो काम 2.5 घंटे में नहीं हो रहे थे, कई कई घंटों में जो नहीं हो रहे थे, वो काम फिर मिनटों में शुरू हो जाता है। आखिरकार फिर आरोपी की गिरफ्तारी भी शुरू हो जाती है। दोनों आरोपियों को, राजू और मोहित खान की गिरफ्तारी हो जाती है।
न केवल इनकी गिरफ्तारी होती है, बल्कि जिस चौकी इंचार्ज ने प्रार्थना पत्र में नाम बदलवाने की बात कही थी, थाना अध्यक्ष ने नाम बदलवाने की बात कही थी, ऐसा उन पर भी आरोप लगता है, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। और वो सस्पेंड होते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस में हड़कंप मचना शुरू हो जाती है। बात यही नहीं थमती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होते हैं और विधानसभा में खड़े होकर अयोध्या के पूरा कलंदर जो थाना क्षेत्र है उसके इलाके की 12 साल की उस बच्ची की पूरी कहानी बयां करते हैं और कहते हैं कि जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसका सपा में और समाजवादी पार्टी से उसका लिंक है, उन्हीं का वो कार्यकर्ता है जो एक्टिव कार्यकर्ता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। वो साथ ये भी कहते हैं कि वो सांसद की टीम का हिस्सा है और जो सांसद की टीम का हिस्सा है तो आखिरकार उसके ऊपर कार्रवाई कैसे हो सकती है। बस इतना बोलना था, उसके बाद जाहिर सी बात है यह मामला फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर पूरे देश भर की चर्चा का विषय बन जाता है। अब जो शासन होता है, प्रशासन होता है, वो एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद ये दोनों आरोपी होते हैं, उसकी गिरफ्तारी तो हो ही जाती है, साथ ही उनकी जगहों की पैमाइश करना भी शुरू कर दी जाती है कि आखिरकार उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी अवैध रूप से है, कितनी वैध रूप से है। जिस जगह पर उस लड़की का बलात्कार होता है, उस बिक्री को बारे में पता चलता है कि वो भी अवैध रूप से बनाई गई है। उसके बाद फिर बुलडोजर आता है जो कि यूपी का ही एक शान शौकत कहा जाता है और उसको तहस नहस कर देता है उस बेकरी को। उसके बाद यही एक मकसद था शायद सरकार का, शासन का, प्रशासन का, कि इसने बुरा किया तो बुरे काम का बुरा नतीजा होना चाहिए। इसीलिए इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी होनी चाहिए। यही संदेश समाज को, ताकि जैसा अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके साथ भी किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मामला जो मुख्य आरोपी हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की वजह से अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उन तक जब बात पहुंचती है तो उन्होंने अपने बयान यानी कि वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट पर कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, कराकर ही इंसाफ का रास्ता निकाला जाए और साथ ही आरोप लगाकर कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाकर सियासत न की जाए और डीएनए रिपोर्ट झूठी हो तो संबंधित अधिकारियों पे पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। वो खुद भी कहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन डीएनए टेस्ट यानी कि हर बात को पुख्ता सही तरीके से साबित करके कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से कोई झूठे आरोप लगाकर इस तरह से नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर यह मामले, इसमें सियासत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। अब चाहे वो मायावती हो, राहुल गांधी हो या फिर अन्य बड़े पार्टियां हो, सभी मैदान में कूद चुके हैं और सभी की कोशिश है कि उस 12 साल की बच्ची को जल्द से जल्द और कम से कम समय में इंसाफ मिलनी चाहिए। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और डीएनए टेस्ट भी कराया जाना चाहिए और साथ ही जो सरकार ने फैसला लिया है उसमें वैध और अवैध जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी भी हो, उस पर कार्रवाई हो सकती है, ताकि समाज को एक मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होगा और उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें, जिस हाल में भी रहें, हमेशा सतर्क रहें। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको पसंद में भी आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चाहते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में किसी नए पल के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।